अच्छे अच्छे व्यक्ति, क्या कभी कहा आप किसी ने कि ये पेनी स्टॉक पर पैसा लगा दो? सुना आपने किसी के मुंह से कि पेनी स्टॉक पर पैसा लगा दो, ये चमत्कार हो जाएगा? करीब ₹2.40 का टारगेट निकल कर आ रहा है। ये इतने 3-4 के बाद फिर हमने इम्प्लीमेंट सही तरीके से किया। कुछ शेयर भी हमने शुरुआती तौर पर पेनी स्टॉक भी लिए हैं जो अभी डीलिस्ट की स्थितियों में भी हैं 2-3। आपको ये समझना है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ पर शेयर रहेगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब में शेयर रहेगा, वो पनपने में टाइम लगाएगा। ये आप समझ कर चलना। हमारा मन है ये भटकता रहेगा और वो तब तक भटकता रहेगा जब हमारे अंदर की लालच की भावना दूसरों के भांति प्रज्वलित होती रहेगी। उमा जो है सर चीनी के कारोबार में वर्क करता है, विभिन्न किस्म की दालें में वर्क करता है। उसका चैनल डीप सर्च 6 में देख रहा हूँ और न्यूमरोलॉजी के माध्यम से कई लोगों के लिए मैं काम कर रहा हूँ, बहुत सालों से काम कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल मैं ऑनलाइन आया हूँ। एक बार आ जाती है पर सस्ती चीज़ बार बार दुख देती है। ये मैंने तब इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में किया जब मेरे बड़े मुझे ये बोलते थे, पर मैं उनकी बातों में विश्वास नहीं करता। गोल्डमैन ने इसके ₹2.40 के टारगेट दे दिए हैं। क्या अब भी हम सिचुएशन नहीं समझ रहे हैं? नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे GMR एयरपोर्ट की, जी इंटरटेनमेंट की और शंकर शर्मा ने क्या कहा CLSA के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे सकूमा के बारे में, कैसा उसका रिजल्ट आया है, और बात करेंगे क्या वोडाफोन आइडिया ₹2.40 तक आ सकता है, क्योंकि गोल्डमैन ने इसके ₹2.40 के टारगेट दे दिए हैं। क्या अब भी हम सिचुएशन नहीं समझ रहे हैं? क्या बाज़ार के अंदर अब भी हम ठगे से खुद को महसूस कर रहे हैं? क्या हमारी साइकोलॉजी इतनी भी मजबूत नहीं कि कौन से अच्छे शेयर होते हैं और कौन से बेकार शेयर होते हैं, और कौन कौन किस तरीके से हमें अपने जाल में फंसा कर रखता है? मैंने अपनी लाइफ में 2 चीज़ें देखी है। महंगी चीज़ ले लो, एक बार आ जाती है, पर सस्ती चीज़ बार बार दुख देती है। ये मैंने तब इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में किया जब मेरे बड़े मुझे ये बोलते थे, पर मैं उनकी बातों में विश्वास नहीं करता था, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में भी काफ़ी ऐसी चीज़ें ली हैं जो बाद में जल्दी ख़राब हो जाती थी, पर बाद में मुझे पछतावा होता था। फिर उन चीज़ों के बाद फिर हमने इम्प्लीमेंट सही तरीके से किया। कुछ शेयर भी हमने शुरुआती तौर पर पेनी स्टॉक भी लिए हैं जो अभी डीलिस्ट की स्थितियों में भी हैं 2-3। वो हमारा शुरुआत की तौर था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति घर से सीख कर तो नहीं आता, पर अपनी लाइफ को अगर वो चेंज करे तो उसको सब समझ में आ जाता है। देखो, जब हमारा मन है ये भटकता रहेगा और वो तब तक भटकता रहेगा जब हमारे अंदर की लालच की भावना दूसरों के भांति प्रज्वलित होती रहेगी। तो उसके भी कुछ उपाय होते हैं कि किस तरीके से अपने मन की चिंताओं को हमें समाप्त करना है और किस तरीके से अपनी लाइफ को स्मूथ तरीके से आगे की तरफ जीना है ना। मैंने आपके लिए डेट ऑफ बर्थ देखने की चीज़ें बताई हैं और मैं वो डेट ऑफ बर्थ आपकी अपने दूसरे चैनल डीप सर्च 6 में देख रहा हूँ, और न्यूमरोलॉजी के माध्यम से कई लोगों के लिए मैं काम कर रहा हूँ, बहुत सालों से काम कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल मैं ऑनलाइन आया हूँ। कल भी मैं लाइव आया था अपने डीप सर्च 6 में, पर मेरी आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, पर मुझे आज लगता है कि इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने जो नुस्खे मुझे बताए, किसी ने अदरक बताया, किसी ने गर्म पानी बताया, किसी ने मुलाटी बताया, किसी ने नवरत्न तेल वाली सिस्टम जो मुझे बताए, मुझे वाकई वो कुछ अच्छी चीज़ें लगी हैं, क्योंकि आप और हम एक परिवार हैं। ठीक है, तो वाकई अभी हमें शेयर बाज़ार के अंदर जीना नहीं आया, सिचुएशन को भांपना नहीं आया है। देखो सर, मैंने अपनी लाइफ में जो मैंने आपको बताया है, इसी तरीके से मैं एक चीज़ सोचता हूँ कि जो अच्छे अच्छे शेयर होते हैं, अगर वो भी गिरावट कर रहे हैं तो मैं उसमें फंसना पसंद करूँगा। मैं उस शेयर पर बिल्कुल भी फंसना पसंद नहीं करूँगा जो एक तो पैनी है और दुनियाओं की नज़रों में है, और कहीं ना कहीं उसके अंदर कभी कभी तेज़ी और कभी कभी गिरावट इतनी हो जाती है कि हमारा आधा पैसा ही आधा हो जाता है। समझ रहे हो? क्योंकि हमारे पास इतना सारा पैसा तो है नहीं बाज़ार के अंदर वर्क करने के लिए। तो लाइफ की एक चीज़ अपना लो, बार बार सस्ते के पीछे भागना बंद कर दो।
एक दो बार ही कुछ चीज़ें अच्छी हो जाती है। देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, कुछ लोग फेमस हो जाते हैं बहुत जल्दी, और वो कुछ ऐसे फेमस हो जाते हैं, ऐसे गांव से निकल जाते हैं, ऐसे शहर से निकल जाते हैं, ताकि कुछ लोग सोचें भैया बहुत आसान है यूट्यूब, फेसबुक, क्योंकि उसने कर लिया मैं भी कर लूँगा। पर करके देखो, होता नहीं। तो हर एक व्यक्ति ट्रैप का शिकार हो रहा है, हर फील्ड में हो रहा है, शेयर बाज़ार में ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग जिस तरीके से हमें चीज़ें बता रहे हैं कि भैया मैं आपके लिए कॉल पुट के हिसाब किताब देख लूँगा, मैं आपका अकाउंट मैनेज कर दूँगा, आप मेरी कॉल ले लो, मैं आपको बहुत माला माल कर दूँगा, इस नीति से हमें बाहर निकलना है। कोई भी किसी को अमीर बिल्कुल भी नहीं करेगा, सिचुएशंस को आपको समझकर चलना ही पड़ेगा। सकूमा जो है सर, चीनी के कारोबार में वर्क करता है, विभिन्न किस्म की दालें में वर्क करता है, कपास में वर्क करता है, और किसी से संबंधित जो खाद्य सामग्री होती है उसके विपणन, निर्माण और निर्यात में वो वर्क करता है। अधिकतर देखने को मिला है कि ये काफ़ी नज़रों में सबके भी है, और काफ़ी वीडियो मैंने इसके ऊपर भी बनाई है, जब मैंने कहा था कि शेयर 6 रुपये का है, पर वो स्थिति अभी आपको देखनी पड़ेगी कि ज़रूरी नहीं कि यहाँ से भी ऊपर जा सकता है। और मैंने आपको इसका लो दिखाकर कुछ चीज़ें समझाई थी। तो कुछ लोग उस स्थितियों को नहीं भाप पाते। वाकई लाजमी काम तो अच्छा है, पर समय कुछ चीज़ के अंदर हमें देना पड़ सकता है। ये वही शेयर है जिसने बोनस के बारे में जब जिक्र किया तो सबकी नज़रों में ये शेयर आया, और ये कंपनी बोनस भी दे चुकी है। और मैंने आपको कई बार ये बता चुका हूँ कि चीनी पे जो निर्यात पर जो प्रतिबंध चीनी मिलों पर लगाया गया है, वाकई ही एक संकट का विषय है जो चीनी के कारोबार में वर्क करता है। ये 1 अक्टूबर 2023 से जो सीजन शुरू होने वाला था चीनी, उसके ऊपर ये विशेष तौर पर चीज़ें रखी गई थी कि प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, क्योंकि घरेलू ज़रूरत और चीज़ों को हमें पूरा करना है। तो उस उपलक्ष्य में अगर मैं स्क्रीनर पर सकूमा का देखता हूँ, फिर 5 बार बता रहा हूँ ये आपको, तो वहाँ पर लिखा गया था कि चीनी के अंदर जो प्रतिबंध लगाया गया है उसकी वजह से इनकी रेवेन्यू में थोड़ा सा फर्क पड़ा है। तो एक कारण तो आपको ये भी समझना है। दूसरा कारण आपको ये समझना है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ पर शेयर रहेगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब में शेयर रहेगा, वो पनपने में टाइम लगाएगा। ये आप समझ कर चलना। तो हर एक वीडियो का मकसद ये नहीं है कि आप देख लो तो ख़रीदना ही आपको। हर एक वीडियो का मकसद होता है उसकी साइकोलॉजी को आपको पहचान कर चलना है। हाई अगर हम कंपनी का देखें तो 10 रुपये 30 पैसे का हाई है, 2 रुपये 96 पैसे का लो है, और इस वक्त कंपनी का शेयर 3 रुपये 90 पैसे करीब का चल रहा है। ये वही शेयर है जिसने बोनस भी दिया था। सितंबर से अगर इसकी हम सेल्स देखें, और इस सितंबर 2024 तक, 2023 से 2024 तक कंटिन्यू घटी है। क्वार्टर दर क्वार्टर भी अगर हम सेल्स देखें तो कंटिन्यू सेल्स घटी है। जहां इसने 700 करोड़ करीब, बता रहा हूं 500 करोड़ करीब, 740 करोड़ करीब इससे पहले क्वार्टरों में अपना सेल्स हमें दिखाई थी, तो इस बार इसने चुका दिया, बहुत कम कर दी सेल्स। और मैंने क्या कहा था, जिस भी कंपनी के अंदर एक तो साल दर साल, क्वार्टर दर क्वार्टर सेल्स कम दिखे, तो फिर उस कंपनी के अंदर और 1-2 साल हमारे जाने वाले हैं, ये तो समझ कर चलना, क्योंकि उसने साल दर साल अपनी सेल्स को कम किया है। अब वो उस सेल्स को कैसे बढ़ाएगा ये भी आपको समझना है ना। तो सितंबर 2023 की अगर हम बात करें तो कंपनी 361 करोड़ की सेल्स करती थी, और 2 करोड़ 73 लाख का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। अब इसी सेल्स को इसने 339 करोड़ की कर दी, और प्रॉफिट कंपनी ने करी 124 करोड़ का कर दिया, जो इससे पहले 779 500 करोड़ की थी, फिर इससे पहले 740 करोड़ की थी, अब 339 करोड़। साल दर साल सेल्स में कमी आई है। कैश फ्लो भी अगर हम कंपनी का देखें, वो मार्च 2024 का वो भी निगेटिव है। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं, रिजर्व कंपनी के पास है जो 540 करोड़ का रिजर्व है, 46 करोड़ का कंपनी में उधार है। कंपनी का मार्केट कैप अपने शेयर प्राइस के नीचे आने से 613 करोड़ पर पहुंच गया है। इससे पहले कंपनी की सेल्स वाकई लाजमी अच्छी थी, यानी कि फिर कंपनी की जो सेल्स हो रही है उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है। प्रमोटर की अगर हम बात करें तो प्रमोटर 46%, एफआईज कंपनी के अंदर 0.13%, और पब्लिक भरमार है जो 53.59% है। तो ये वो लाजमी चीज़ है जिसे आपको फंडामेंटल के हिसाब से और सेल्स के हिसाब से और कार्यों के हिसाब से समझना पड़ेगा।
जी एंटरटेनमेंट का शेयर तब सबकी नज़रों में आया जब सोनी के साथ इसकी डील होने की बातें बहुत न्यूज़ में आई और 300 रुपये का कंपनी ने हाई लगा दिया। काफ़ी लोगों ने 300 रुपये, 290 रुपये, 200 से ऊपर ही ऊपर ख़रीदा क्योंकि सबको उम्मीद है कि कहीं ना कहीं ये डील हो जाएगी। पर कुछ मसले होते हैं, उस मसलों को बार बार हमारे सामने तब आते हैं जब वो न्यूज़ के द्वारा कुछ चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं। कई बार ये कहा गया था कि भैया एमडी पद से जो इसके एमडी हैं उसको हटाया दिया जाए, है ना। तो ये भी कई बार आवाज़ उठ चुकी है। अच्छा खासा कंपनी वैसे सेल्स कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, अच्छा खासा नाम है जी एंटरटेनमेंट का, जो मनोरंजन जगत में, टेलीविज़न जगत में अच्छा खासा नाम रखता है, ये आपको पता ही है। पर ख़ास बात इसके अंदर ये है कि प्रमोटर इसके अंदर बहुत कम है, जो करीब 3.99% के हैं। पब्लिक कंपनी के अगर अंदर हम देखें तो 58.30% की जो डील के मसलों के साथ इसके अंदर एंट्री, मुझे लगता है शायद मैं उस कंपनी में कभी एंट्री नहीं करता जिसके अंदर डील के मसले हों, कुछ चीज़ें ये चलती हों, अलग अलग नीतियाँ हों, है ना। तो अब इसका जो तेज़ी 7% की हमें देखने को मिली, उसका क्या कारण हो सकता है? क्योंकि इसके जो पुनीत गोयल थे उनको एमडी पद का जो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया उसको स्वीकार कर लिया गया है। अब लोग सोचेंगे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, भैया इस्तीफ़ा देने के बाद वो सीईओ पद पर अभी भी काबिज रहेंगे। और बोर्ड ने एक नियम बनाए, बोर्ड ने एक चीज़ सोची कि उनका ये जो इस्तीफ़ा है वो परिचालन की जो जिम्मेदारियां हैं विशेष रूप से उसे देखने के लिए, देख रेख करने के लिए उनको एमडी पद से हटाया गया है और सीईओ पद दिया गया है, ताकि अभी भी वो उस जिम्मेदारी को देखें जो कंपनी के अंदर वर्क होता है, परिचालन होता है। तो चीज़ों को समझो, अभी वो सीईओ हैं इस कंपनी के अंदर, पहले वो एमडी भी थे। तो यहाँ से क्या चीज़ देखने को मिल रही है? कंपनी की चीज़ें इस इस्तीफे के साथ ऊंचाई और निचाई की नहीं, बल्कि ये चीज़ स्थितियाँ देखनी है कि आगे के मसले जो पहले डील के साथ इसके वजूद बन रहे थे, अब इसके मसले क्या वो सेल्स के हिसाब से आगे बनेंगे, या अब ये जो परिचालन की जिम्मेदारियाँ देखेंगे उसके अंदर वो क्या वर्क करेंगे। बड़े अलग ढंग से मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर हम सितंबर 2024 की सेल्स देखें तो 2001 करोड़ अगर ऐसी कंपनी की सेल्स हो रही है तो वाकई 2001 करोड़ कम नहीं होती सर, काफ़ी होती है। दूसरा, अगर हम कंपनी का प्रॉफिट देखें 209 करोड़ का कंपनी के अंदर प्रॉफिट है। पर इनका एक चीज़ देखने को मिलेगी, साल दर साल और क्वार्टर दर क्वार्टर कंपनी की सेल्स में फ़र्क तो पड़ा है, क्योंकि कंपनी पहले डील के मसले में उलझी होगी, फिर अलग अलग नीतियों के साथ चीज़ें की होगी। अब एमडी पद का इस्तीफ़ा उनको परिचालन की जिम्मेदारी बोर्ड द्वारा सौंपने की स्थितियों के साथ है। अब क्या अलग ढंग से चीज़ें हो सकती हैं, ये भी देखने का विषय बन जाता है। मैंने बहुत सी चीज़ें देखी हैं कि भैया रिटेलर नहीं फंस सकते, या रिटेलर फंस सकते हैं, या डीआईज तो भैया फंस ही नहीं सकते, एफआईज तो बड़े चालाक होते हैं। पर रिटेलर में बात अटक जाती है कि आप और हम रिटेलर ही तो हैं, और रिटेलर के लिए कहीं ना कहीं से अलग अलग चीज़ें, नीतियाँ निकल कर आती हैं, जिस नीतियों को हमें समझना भी पड़ता है। क्योंकि बड़े बड़े व्यक्ति जब किसी बड़ी कंपनी के अंदर निवेश लेते हैं तो वाकई मैं आपको एक चीज़ बता दूं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप भी इस शेयर को खरीद लो। क्या विजय केडिया साहब ने जब पटेल इंजीनियरिंग में अपना स्टेक लिया तो क्या उन्होंने कहा था कि भैया मैंने खरीदा तुम भी खरीदो? कहेंगे ही नहीं, वो कहते ही नहीं वो। पर न्यूज़ इस तरीके की आती है, वो हमें लगता है कि भैया हमें खरीदना ही है क्योंकि विजय केडिया साहब ने खरीदा। इसी तरीके से अगर हम शंकर शर्मा की बात करें तो बीसीजी के अंदर वो कितने बुलिश थे। बीसीजी का नाम ही शंकर शर्मा शेयर के नाम से जाना जाता था, भैया उनकी कंपनी, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। 1.14% की उनकी हिस्सेदारी थी बीसीजी के अंदर। और अगर मैं अब देखूं सितंबर 2024 में तो उनकी हिस्सेदारी बिल्कुल भी मुझे देखने को नहीं मिलती है। तो ये वही शंकर शर्मा है जो पहले बीसीजी में बुलिश थे, पर उन्होंने जब भी अपना स्टेक बनाया होगा ये तो नहीं कहा होगा कि हमें खरीदने के लिए, हम ही उमड़ रहे थे खरीदने के लिए। अब ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है, उनकी स्टेक ही नहीं दिख रहा है हमें, तो वो भी चीज़ें आपको समझकर चलनी पड़ेगी। पर शंकर शर्मा ने एक बात कही है, ये बात थोड़ी सी आपको समझनी पड़ेगी कि सीएलएसए ने जो बाय इंडिया का एक नारा दिया था, अभी मैंने आपको बताया था ना कि भैया हम किसी के कहने पर, जो विदेशी ब्रोकरेज फर्म इंडिया की प्रगति के अनुसार हमें चीज़ें दिखा रहा है कि खरीदो, तो वो तब दिखा रहा है जब शेयर काफ़ी नीचे थे। ये चीज़ें मैंने आपको एक साइकोलॉजी के अनुसार बताई थी। तो मैंने ये कहा था कि किसी के भी कहने पर, चाहे कोई हो, खरीदने बेचने की स्थिति बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि
इन्हीं न्यूज के नीचे लिखा होता है कि अपनी एनालाइज भी कर ले। CLSA की जब एक न्यूज़ निकल कर आई तो काफ़ी लोगों ने वीडियो भी बनाई होगी, भैया अब तो यहीं से तेजी ये वो हो जाएगा, पर वो उसका क्या, जो शेयर हमारे इतने 20% नीचे गिरे हुए हैं। इसी के ऊपर शंकर शर्मा ने ये कहा है कि जो बाय इंडिया का नारा और चीन की तरफ से जो आवंटन उनका था उसको इंडिया की तरफ लाने वाला नारा, खरीदारी का नारा, ये उन्होंने कहा है, मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा है रिटेलर और DIs के लिए एक ट्रैप यानी कि जाल हो सकता है। क्या उम्मीदें निकल रही है? ये BCG में उनका भी स्टेक था, वो भी निकल गए थे। चीज़ों को समझो। दूसरा, अगर DIs इतने कमज़ोर हैं वो ट्रैप में आएंगे, मैं ये चीज़ को नहीं मान सकता कि हमारे DIs जो इंडिया के हैं, म्यूचुअल फंड हैं, वो भी किसी की बाहर के उसमें ट्रैप में आएंगे। क्या उनको यहाँ की रणनीति नहीं पता भारत के अंदर क्या क्या चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें अच्छी हो रही हैं? मुझे नहीं लगता है कि ये ट्रैप की स्थितियाँ होंगी। फिर भी आपको एक चीज़ समझनी है, उन्होंने कहा तो है कि DIs और रिटेलर के लिए एक जाल है। हाँ, रिटेलर के लिए जाल हो सकता है। DIs की स्थितियाँ काफ़ी मजबूत होती हैं, उनकी एनालाइज करने के तरीके अलग अलग होते हैं, पर आपके हमारे तो अपने पर्सनल होते हैं भैया, हम उसमें कहाँ तक टिक सकते हैं। तो मैंने एक मकसद देखा है कि बाज़ार के अंदर अच्छे शेयरों के अंदर ही अपनी विशेषताएं की चीज़ें करें, फिर उसमें समय दें और किसी की भी बातें बिल्कुल भी ना सुने, यहाँ खरीदें वहाँ बेचें, तो उससे स्थितियाँ थोड़ी सी हमारी अच्छी हो सकती है, वरना हम तो माया जाल में घूमते ही जा रहे हैं। तो ये इस तरीके से CLSA के द्वारा जो उसने बाय इंडिया का नारा दिया था उसके अंदर ये विशेष तौर पर शंकर शर्मा जी ने हमें बता दिया है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जितने भी एयरपोर्ट होते हैं ये किसी ग्रुप से संबंधित होते हैं, चाहे अडानी ग्रुप से हो, चाहे हमारा GMR एयरपोर्ट से रिलेटिव हो, तो दो ही तो यहाँ अच्छे खासे हमें एयरपोर्ट देखने को मिल रहे हैं जो इसमें वर्क करते हैं, जैसे GMR एयरपोर्ट, दूसरा अडानी भी इसमें वर्क करता है। पर GMR एयरपोर्ट तब भी नज़रों में आया जब 28 अगस्त 2024 को GQG पार्टनर ने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाकर GMR एयरपोर्ट में 5.17% तक की कर ली। ये बढ़ाई उन्होंने। और GMR एयरपोर्ट ग्रुप कोई छोटा ग्रुप भी नहीं है, मैं आपको बता दूं, उनकी और भी कंपनियां आती हैं। और GMR एयरपोर्ट ग्रुप एक अच्छा खासा भी वर्क करता है, जहां पर ये जो भी संचालन करता है एयरपोर्ट का, उसके अंदर हर एक देख रेख जो इनके द्वारा होती है उसके भी ये बिजनेस अपडेट देता रहता है। GQG पार्टनर अगर 5.17% का स्टेक GMR एयरपोर्ट में लेंगे, और जब उन्होंने अडानी ग्रुप में अपना स्टेक लिया था तो कुछ सोची समझी रणनीति होती है कि कहाँ क्या रेट किस चीज़ के मिल रहे हैं। तो वो स्थितियों के साथ अगर हम GMR एयरपोर्ट के अंदर GQG पार्टनर का स्टेक देखें तो लाजमी कुछ अच्छा वर्क GMR एयरपोर्ट कर रहा है। इसने अपना बिजनेस अपडेट दिया है और इसने कहा है कि अक्टूबर के महीने में यातायात में करीब 9% की वृद्धि इन्होंने देखी और करीब 11 मिलियन यात्री इनके आवाजाही में देखने को मिले अक्टूबर का। अगर हम पूरे वित्त वर्ष का देखें तो कंपनी ने एक बहुत अच्छा अपडेट दिया है, जिसके अंदर उसने ये कहा है GMR एयरपोर्ट ने अपना 74 मिलियन का कम यात्री ट्रैफिक और 0.48 मिलियन विमानों की आवाजाही हासिल कर ली है। यानी कि अपने उच्चतम स्तर पर इसने 74 मिलियन यात्रियों को अपने यहाँ पर आना जाने वाली स्थितियों के साथ देखा, और 0.48 जो भी उड़ानें भरी गई हैं उसका एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है। किसी भी कंपनी के अंदर जिसमें वो वर्क करती है उसके अंदर ज़्यादा कस्टमर आएंगे जाएंगे तो उसकी वजह से उसकी ग्रोथ की सीमाएं देखी जाती हैं। पर ये एयरपोर्ट का बिजनेस उस चीज़ पर घटित है जहाँ पर उस एयरपोर्ट से कितनी उड़ानें भर रही हैं और वो फुल होकर उड़ रही हैं और कितने यात्री उसके अंदर आ और जा रहे हैं। तो एक अनुमान होता है, इससे ही एक ग्रोथ के सिस्टम देखने को मिलते हैं जहाँ पर GMR एयरपोर्ट ने अपनी नीतियों को दिखा दिया है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि वोडाफोन आइडिया 11 से भी नीचे, अब तो सर 7 रुपये 10 पैसे करीब का शेयर मिल रहा है वोडाफोन आइडिया का। और वोडाफोन आइडिया की नीतियां इसी बात में टिकी हैं कि ये भैया 5G इसका अभी तक के क्यों नहीं आया है। FPO के अंदर काफ़ी लोगों ने भाग लिया। बीच में हमने देखने को मिला कि AGR के ड्यूज के बदले जो भी सरकार ने स्टेक लिया उसके अंदर भी सरकार का स्टेक अब फ़िलहाल 10% भी कम है। काफ़ी लोगों ने अपने शेयरों को निकाला भी है, काफ़ी लोगों ने न्यूज बेस्ड शेयरों को ख़रीदा भी है और उन नीतियों के साथ ख़रीदा है कि भैया अब तो 11 से नीचे आ गया, इससे ऊपर भी ये शेयर जा सकता है। मुझे सबकी साइकोलॉजी पता है कि कौन कहाँ क्या सोच सकता है
और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ एक मैं आपको आज बता दूं, जिस भी शेर के अंदर ज़्यादा उत्साहित वाली चीज़ें दिखेंगी उसी शेर से चुपचाप ऐसे बैठना, वारन बफेट की तरह चुपचाप देखना कोने में बैठकर। और जब आप कोने में बैठकर उत्साहित चीज़ को देखोगे, लाजमी कुछ दिन बीतने के बाद उस उत्साहित चीज़ वाले आपको सिखा कर जाएंगे। यही वो चीज़ है कि वोडाफोन आइडिया का शेयर आज 7 रुपये 10 पैसे का है। वो तब है जब गोल्डमैन ने इसके काफ़ी नीचे के टारगेट जब दिए थे, तब लोगों ने उस पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं किया था। पर आज अगर 7 रुपये 10 पैसे शेयर नीचे है, यहाँ से भी गोल्डमैन ने अपनी बात को फिर दोहराया और कहा कि 66% तक की गिरावट वो मंदी की ओर देख रहा है। किसको? वोडाफोन आइडिया को। मंदी वाला शेयर समझ लिया इसको। और 66% की गिरावट, 7 रुपये 10 पैसे से अगर हम 66% निकालें तो करीब करीब 2 रुपये 40 पैसे का टारगेट निकल कर आ रहा है। ये इतने 3-4 साल के अंदर शेयर उसी लेवल पे आ रहा है जिस लेवल से कई बार ये उठकर 7 रुपये से उठकर ऊपर गया फिर नीचे आया। हासिल हम शेयर बाज़ार में जल्दी से कुछ नहीं कर पाएंगे। और जिस शेयर के अंदर काफ़ी अलग अलग भावनाएं हों, इंडस टावर की नीतियां हों, 5G की नीतियां हों, आगे बढ़ने की नीतियां हों, इतना सारा इस पे कर्जा हो, है ना, और AGR के ड्यू हों, तो ये मसले क्या आप और मुझे नहीं पता है, ये सबको पता है। गोल्डमैन ने क्या कहा, अब हम वो चीज़ समझें। परिचालन की चुनौतियां, यानी कि परिचालन का मतलब काम करने की चुनौतियां, उच्च मूल्यांकन, ठीक है, ये उसने ये बताया। आरपू संबंधित चिंताओं का हवाला देते हुए गोल्डमैन ने इसके 66% गिरावट के टारगेट गी दिए हैं, जो 2 रुपये 40 पैसे। सुनने में तो 2 रुपये 40 पैसे लग रहा होगा, पर जिनके पास हैं भैया उन्हें तो दुख हो ही रहा होगा। पर अब ये न्यूज़ आई है तो न्यूज़ भी तो हमें समझनी है। बिना 5G के वोडाफोन आइडिया की नीतियां आगे कैसी होंगी, मैं रातों रातों बैठकर ये कल्पना करता रहता हूँ। तो भैया गोल्डमैन को बहुत चिंता है, वो मंदी की तौर पर देख रहा है वोडाफोन आइडिया को, बहुत मंदी की तरफ देख रहा है। 2 रुपये 40 पैसे के टारगेट देखा, दोबारा से उसने उस चीज़ को दोहराया है। अच्छा, कई घटनाक्रम वोडाफोन आइडिया के साथ भी हुई है जहाँ पर ऐसा भी लगता था कि जो भी AGR की जो त्रुटि हुई थी, जिसका मसला कोर्ट के अंदर था, उस वक्त भी जो न्यूज़ निकल कर आई, जिसने भी इसके बड़े बड़े टारगेट दिए हैं, तो वो उस समय में उसने वो काम कर किया था। पर क्या होता है, जब समय बीत जाता है फिर अपने एक्चुअल प्राइस में फिर से लौटता है। क्योंकि एक बात आप समझ लेना, बिना अच्छे वर्क के, बिना कुछ त्रुटि के, बिना कुछ प्रॉब्लम के अगर शेयर ऊपर है तो लाजमी उसका काम बहुत अच्छा है। अगर किसी कंपनी के अंदर बड़ी चिंताएं हों, बड़ी टेंशन हो, काम की चुनौतियां हो, प्रतिस्पर्धा हो, दूसरी कंपनियां अलग अलग चीज़ें कर रही हों, उसके बावजूद भी हम उसको हरी झंडी की तरह देखें, अलग अलग नीतियों की तरह देखें, तो लाजमी उसके अंदर तो हम खुद को ही अपनी विशेषताएं के तौर पर नहीं जान पा रहे हैं कि हमने किसके ऊपर किस वजह से किस लिए नज़र रखी। महत्वपूर्ण चीज़ हमारे लिए वो हो जाती है कि अभी भी हमें बाज़ार के अंदर वो चीज़ें नहीं देखने को मिल रही है कि वो कंपनी क्या कर सकती है, ये कंपनी क्या कर सकती है। क्या आज भी हम बाज़ार के अंदर वो टिप्स की तलाश कर रहे हैं? क्या आज भी हम वो टारगेट की तलाश कर रहे हैं? और मैंने आपको कई बार कहा है कि जिसने भी कहा कि 100 पे कोई शेयर जाएगा तो हमारा टारगेट 100 हो गया। अब जिसने कहा वो कह के चला गया, हम तो 100 समझ रहे हैं और 100 पता नहीं कब जाएगा, वो पैसे ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो भैया कुछ शेयर ऐसे होते हैं जो हमारे अंदर इमोशनल पैदा करते हैं, हमें बहुत अच्छा करके जाते हैं। कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला व्यक्ति, बड़े बड़े एनालाइज करने वाले व्यक्ति, बड़े बड़े अच्छे व्यक्ति, क्या कभी कहा आप किसी ने कि ये पेनी स्टॉक पर पैसा लगा दो? सुना आपने किसी के मुंह से कि पेनी स्टॉक पर पैसा लगा दो, ये चमत्कार हो जाएगा? कोई नहीं कहेगा पेनी स्टॉक के पीछे। उनको खुद पता है पेनी तो दर्द दे के जाता है। पेनी के ऊपर वो वर्क करता है जिसको पैसा डूबने की चिंता ना हो बिल्कुल भी। और सिचुएशंस को जब जब हम बाजार के अंदर संभलते जाएंगे, खुद को हम समझाते जाएंगे। हमें संभलना है, समझाना है
और उस वाक्य के साथ आगे बढ़ना है कि जो ये टारगेट 2 रुपये 40 पैसे के आ रहे हैं, ये 66% की कमी दिखा रहे हैं। और अगर गोल्डमैन ने ये टारगेट दिए हैं तो उसने कहा ना, उच्च मूल्यांकन, परिचालन में चिंताएं, आरपू संबंधित समस्याएं, बहुत कुछ उसने इस नोट में लिखा है। ये नहीं कहा कि उसने ये टारगेट है या चला ही जाएगा या हो ही जाएगा बस, या बेचो ही बेचो। वो समझा रहा है, वो नीतियाँ समझा रहा है जिस नीतियों को हमें समझना है। तो आज से प्रण लो कि किसी की बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है। शेयर जब हमें अच्छा लगे, जब वो अपनी सेल्स को भी अच्छा करके जा रहा हो, अपनी नीतियों को अच्छा करता हो। और देखो सर, खराब कोई भी शेयर बाजार के अंदर हो सकता है, अच्छा कोई भी शेयर अपने में सुधार करके, ऐसे कई शेयर है, कंपनियां हैं जो अपने कंपनी के काम के वजूद के साथ बहुत टॉप पर थे, फिर उसमें कुछ ऐसे मैनेजमेंट में कमी हुई तो वो तो मट्टी में मिल गए। फिर कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं जो मट्टी में मिलने के बाद भी वो मजबूत तौर पर अपने काम को संभाला और आगे की तरफ बढ़ते गए। तो गोल्डमैन सैक्स ने ये दे दिया 2 रुपये 40 का टारगेट, 66 रुपये की गिरावट मंदी की ओर ये देख रहा है वोडाफोन आइडिया को। ये मेरे स्टेटमेंट नहीं है, न्यूज के हैं। सकूमा ने साल दर साल, क्वार्टर दर क्वार्टर अपनी सेल्स को कम किया है, तो यानी कि बहुत समय इस कंपनी के अंदर हमें देना पड़ सकता है। जी एंटरटेनमेंट की तेजी, एमडी पद से इस्तीफा और सीईओ पद के अंदर जो वो आगे के लिए परिचालन जिम्मेदारियां की निभाएंगे, उस पर नजरें जी एंटरटेनमेंट के अंदर टिकी रहेगी। जीएमआर एयरपोर्ट ने अपने जो भी वित्तीय साझे किए हैं, अपने अपडेट बिजनेस के दिए हैं, लाजमी अच्छे संकेतों की तरफ हमें देखने को मिल रहे हैं। और सीएलएसए की तरफ जो बाय इंडिया का नोट है, उसे शंकर शर्मा ने कहा ये डीआईज और रिटेलर के लिए जाल भी साबित हो सकता है। तो जाल तो भैया हमारे लिए हर जगह है, उस जाल को आपको खुद समझकर चलना पड़ेगा। तो आज की वीडियो न्यूज बेस है, सारी न्यूज हैं, उस हिसाब से मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। जिसको भी अपनी डीओ भी दिखानी है वो दूसरे चैनल पर आ सकता है और अपनी चीज़ों को और अच्छा करके एनर्जी पैदा कर सकता है। तो सर, सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं, चाहे मैं क्यों ना हूँ। किसी भी शेयर को खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम ग्रुप ना पहले था ना अब है, ना व्हाट्सएप ग्रुप पहले था ना अब है। तो इन नीतियों को भी आपको समझकर चलना है। अपने द्वारा वर्क किए, किसी की टिप्स में काम नहीं करना है। अपनी एनालाइज अपने द्वारा कीजिए, दूसरों के एनालाइज उसको सिर्फ समझिए। तो सर, चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।